नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जियोग्राफी का कक्षा 9 जियोग्राफी का प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है आकार और स्थिति, यानी इसकी भारत का आकार और स्थिति। तो भारत का आकार और स्थिति कैसी है, इसके लिए हम आज ये चैप्टर मैप के माध्यम से आपके बीच लेकर आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारत, ये जो हमारा भारत है, इसको कहते हैं भारत। भारत का आकार कैसा है और इसकी स्थिति कैसी है। तो भारत जो हमारे संविधान में, इसको दो ही नाम से जानते हैं, या तो इसे हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं या भारत। तो इसे दो नाम से जाना जाता है। तो अब देखते हैं भारत के सबसे पहले, भारत का आकार और स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हम इसके पड़ोसी देशों को जानते हैं। देखते हैं कि पड़ोसी देश भारत के कौन से हैं। तो सबसे पहले हम भारत के, देखिए इसमें दिशा भी है, जैसे ये हमारा हो जाता है उत्तर, दक्षिण ये हो जाता है, और ये क्षेत्र हमारा हो जाता है पूर्वी, और ये पश्चिमी। तो अब देखते हैं हम पहले भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण का विस्तार, यानी ये 37 अंश और 6 मिनट, ये 37 अंश 6 मिनट से लेकर के ये 8 अंश 4 मिनट तक इसका विस्तार है। और उसके बाद में इधर पूरब से लेकर के पश्चिमी क्षेत्र तक, तो ये पूरब से लेकर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 97 अंश 25 मिनट से लेकर के, और इधर ये आ जाता है 68, ये यहाँ पर 68 अंश और 7 मिनट तक, ये अक्षांश और देशांतर है। तो इससे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, उनके बारे में भी जान लेना अति आवश्यक है। तो जैसे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जैसे आप जानते हैं कि ये हमारा ग्लोब हो गया, तो ग्लोब में अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। देखिए, एक रेखा इधर की ओर खींची होती है और एक रेखा इधर की ओर खींची होती है। तो ये जो हमारी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचती हैं, ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं। और ये जो इधर से इधर को खींची जाती है, ये हमारी होती हैं अक्षांश, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। और भारत का आकार, यानी इस पृथ्वी पर या ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत हमारा जो पड़ता है उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के बीच में, ये स्थान जो होता है हमारा, यहाँ पर भारत पड़ता है, यानी ये उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के बीच में भारत का स्थान है। तो अब हम आते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले देखते हैं ये हम पाकिस्तान, ये हो गया पड़ोसी देश। तो पाकिस्तान की सीमा ये जो गुजरात के कच्छ के रण से हो करके, ये हमारा पाकिस्तान हो जाता है यहां तक। उसके बाद में दूसरा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, इसकी सीमा रेखा भी कुछ इसके ऊपर से हो करके और उसके बाद में भारत से जुड़ती है। ये यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया। फिर इधर आ जाते हैं हम पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पर नेपाल, उसके बाद में भूटान, फिर चीन, जिसके नीचे तिब्बत जिसको कह सकते हैं, चीन, तिब्बत, और फिर आगे नीचे आ जाते हैं बांग्लादेश, उसके बाद में यहाँ पर म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, म्यांमार या बर्मा। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हो जाते हैं भारत के। अब इसके आगे, ये पड़ोसी देशों के बाद हम देखते हैं आगे, इसमें से कुछ, जैसे कर्क रेखा भारत के को दो भागों से या दो भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा कहाँ से निकलती है। ये कर्क रेखा जो हमारी होती है, गुजरात के कच्छ के रण से निकलती हुई और ये बांग्लादेश में मिजोरम से प्रवेश करती हुई निकल जाती है। ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में, इसके ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तरी भारत,
और नीचे का जो भाग होता है, निचला भाग, ये दक्षिणी भारत कहलाता है। यानी जो कर्क रेखा हमारी होती है भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो ऊपरी भाग जो होता है इसका, ये उत्तरी भारत, और जो निचला है उसे हम दक्षिणी भारत के नाम से जानते हैं। अब नीचे आ जाते हैं भारत के पड़ोसी देश, जैसे यहाँ पर श्रीलंका, ये भी है। इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां बंगाल की खाड़ी, इधर ये नीचे पड़ जाता है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर। उसके बाद इधर अरब सागर, ये यहां पर पड़ जाता हमारा अरब सागर। अब ये तो हमारा हो गया भारत के कुछ पड़ोसी देश और उनकी सागर के साथ सीमाएं। अब हम बताते हैं आपको पड़ोसी देशों के साथ साथ, यानी इसमें कुछ विशेष चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसमें से जल से जुड़े हुए भाग, स्थल से जुड़े हुए भाग, और स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए भाग। तो सबसे पहले हम जल से जुड़े हुए भाग, तो जल से जुड़े हुए भाग जो हमारे हैं, जो जल से जुड़े हुए भारत के भाग हैं, इसमें से देखते हैं, जैसे गुजरात से लेकर के और बांग्लादेश तक, यानी ये जो हमारा होता है यहां पर, ये गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात से लेकर के ये क्षेत्र जो हमारा होता है यहां से लेकर के और यहां बांग्लादेश तक, ये हमारी स्थलीय, यानी ये जो हमारी जलीय सीमा कहलाती है। गुजरात से लेकर के, ये ऊपर से लेकर के, ये गुजरात से लेकर के ये ऊपरी सीमा जो हमारी होती है यहां बांग्लादेश तक आ जाती है, ये हमारी स्थलीय सीमा कहलाती है। ये स्थलीय सीमा कहलाती है। यानी ये गुजरात से लेकर के और उसके आने ऊपर का उत्तरी भारत का जितना भी क्षेत्र है, ये आकर यहाँ बांग्लादेश के लास्ट तक, यहाँ तक, ये हमारा स्थलीय क्षेत्र कहलाता है। और इसकी जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। यानी ये गुजरात से लेकर के और फिर यहाँ पर बांग्लादेश में ऊपर का उत्तरी भारत का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है ये 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा होती है। अब निचले क्षेत्र में आते हैं, जो निचला क्षेत्र है यहाँ गुजरात से लेकर के श्रीलंका से फिर बंगाल की खाड़ी तक, तो ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है ये हमारा जलीय क्षेत्र कहलाता है। ये स्थलीय क्षेत्र ऊपर वाला था उत्तरी, और दक्षिणी भारत का जो ये क्षेत्र है ये हमारा स्थलीय क्षेत्र कहलाता है। तो स्थलीय क्षेत्र की लंबाई जो है हमारी 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर स्थलीय क्षेत्र की जो हमारी लंबाई है। लेकिन यदि इसी लंबाई में हम इस 6100 किलोमीटर की लंबाई में यदि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह इन दोनों की लंबाई को यदि हम ऐड कर देते हैं या दोनों की लंबाई हम जोड़ देते हैं तो इसकी लंबाई और बढ़ जाती है। तो अब हम यहां पर आपको बताते हैं, देखिए यहां पर अभी इतना तो हो गया, ये भारत का स्थलीय क्षेत्रफल हो गया और ये जलीय क्षेत्र। स्थलीय और जलीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अब हम चलते हैं इसमें प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप की भी परिभाषा आपको, यानी तीन ओर से जल से घिरे हुए भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। ये याद रखना, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो तीनों ओर से जल से घिरा है, केवल एक ओर से, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर, तीनों ओर से। यानी जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है वहां हिंद महासागर, पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर। तो भारत हमारा तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और ऊपरी उत्तरी क्षेत्र स्थलीय, इसलिए इसे हम प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कुछ सीमा रेखाओं के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर सीमा रेखा क्या होती है। यानी ये जो हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, इसे 1947 में, यानी 1947 में आजादी के समय, जब अंग्रेजों से देश आजाद होने वाला था, उस समय आजाद हुआ था, तब इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था और इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता था। यानी ये जो हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच की ये जो
ये सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की इस सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं और यह 1947 में विभाजित की गई थी। उसके बाद में भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो बाद में विभाजित हुआ, भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली एक सीमा रेखा थी ये रेखा, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह 1896 में, यानी जो 1896 ईस्वी में इस रेखा का विभाजन किया गया था, यह सर डूरंड के नाम पर थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा सबसे पहले थी, तो इसको हम कहेंगे डूरंड रेखा, जो सर डूरंड के नाम से विभाजित की गई थी और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर थी। इसकी लंबाई जो थी, सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर थी। उसके बाद में फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली ये रेखा बनी। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा थी, ये 1947 में रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी गई। फिर इधर हम आ जाते हैं इस क्षेत्र में, हम आ जाते हैं तो चीन के पास ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर सर मैकमोहन के नाम से एक रेखा जो चीन और भारत के सीमा रेखा को जोड़ती है, तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। ये जो है हमारी, ये मैकमोहन रेखा, यह मैकमोहन रेखा 1914 में इसका निर्माण किया गया था। यह सर मैकमोहन के नाम पर ही इसका निर्माण हुआ था। अब ये हो गया हमारा स्थलीय क्षेत्र। अब कुछ भारत के पड़ोसी देश हुए, स्थलीय सीमाएं हुई, जलीय सीमाएं हुई, कर्क रेखा। अब हमारी जो कर्क रेखा भारत को उत्तर और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है या किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी है। तो सबसे पहले कर्क रेखा जो हमारी निकलती है वह गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद बांग्लादेश, फिर म्यांमार, यानी यह 8 राज्यों से होकर गुजरती हुई चली जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है हमारी, इसको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसी श्रेणी से, यानी इसके निचला भाग जो नीचे का होता है वो दक्षिणी भारत कहलाता है। ये जो निचला भाग होता है ये दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है, और जो ऊपर का भाग होता है यह उत्तरी भारत के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से भारत 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसको ऊपर के भाग को हम ऊपरी यानी उत्तरी भारत और निचले क्षेत्र को दक्षिणी भारत के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, यानी ये जो हमारी रेखाएं थी, इसमें से देखिए जैसे ये 68°7', ये मानक निर्धारण रेखा जो थी ये हमारी निकल कर अरुणाचल प्रदेश से यह 97°25' तक होती है। उसके बाद में जो उत्तर से लेकर के दक्षिणी रेखा है, ये हमारी उत्तर से दक्षिणी, यानी ये 37°6' से लेकर के 8°4' तक ये दक्षिणी क्षेत्र में निकलती है। तो इस रेखा की लंबाई और इस रेखा की लंबाई क्या है, तो ये जो हमारी पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर रेखा निकलती है, यानी जिसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। यानी इस रेखा की लंबाई, जो स्थलीय सीमा की रेखा की लंबाई 2933 किलोमीटर है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा है इसकी 3214 किलोमीटर, यानी इस क्षेत्र की लंबाई भारत के 3214 किलोमीटर है। उसके बाद में एक ये रेखा होती है जो नेपाल से निकलती हुई और ये श्रीलंका के पास से निकलती है, इसको हम मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं। मानक याम्योत्तर रेखा जिसको कहते हैं, यह भारत को 82°30' पर विभाजित करती है। ये हो गए भारत के कुछ पड़ोसी देश और उनको बांटने वाली सीमा रेखाएं। अब हम बात करते हैं कुछ द्वीप समूहों की। तो द्वीप समूह क्या है, यानी भारत में कितने कुल द्वीप समूह हैं और कहां कहां पर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी यह भारत के आप कहते हैं पूर्वी और दक्षिणी
क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसमें कुल द्वीपों की संख्या 204 है। यानी इस अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 204 है। और उसके बाद में इन टोटल द्वीपों की संख्या, यानी भारत में अगर पूछा जाए कि टोटल द्वीप कितने हैं, तो भारत में 247 कुल द्वीप हैं, जिसमें से 204 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और शेष यहाँ पर जो 43 द्वीप समूह हैं वो लक्षद्वीप में इधर पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में। किंतु यदि पूछा जाए कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या, यानी यहाँ पर लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या है 36 और 7 अन्य मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 36 प्लस 7 बराबर 43। तो यहाँ लक्षद्वीप के 43 द्वीप समूह और इधर अंडमान निकोबार के 204 द्वीप समूह, तो बराबर ये हो जाते हैं। कुल भारत में द्वीप समूहों की संख्या 247 है। अब यहाँ क्षेत्र में आ जाते हैं हम। इस क्षेत्र में भारत में कुछ ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी कहाँ? भारत में केवल 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो वो यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही है। तो यहाँ पर एक है नारकोडम और दूसरा है बैरन। तो ये 2 केवल जो ज्वालामुखी हैं भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी हैं, वो एक नारकोडम, दूसरा बैरन। ये 2 ज्वालामुखी भारत में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखते हैं अब इसकी सीमा रेखा। यहां देखते हैं, ये तो हमारा ऊपरी भाग, यानी जो हमारा स्थलीय क्षेत्र था भारत का, स्थलीय यानी ये गुजरात से लेकर के उसके अन्य उत्तरी क्षेत्र को घुमा करके बांग्लादेश तक आ जाए। इसकी लंबाई मैंने बताई थी, यहाँ पर टोटल घूम के यहाँ पर 15,200 किलोमीटर, यानी यह 15,200 किलोमीटर स्थलीय। उसके अन्य जलीय क्षेत्र की लंबाई, तो भारत के जो गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक यानी बांग्लादेश यानी म्यांमार तक, यहाँ पर ये हमारा जलीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र जो पड़ता है जलीय क्षेत्र है, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। किंतु यदि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों की सीमा रेखाओं को एक में जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों की सीमा रेखा जोड़कर 7,516 किलोमीटर बनती है। यानी इसकी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों की सीमा रेखाओं को यदि इसमें जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर यह भारत यानी ये जो जलीय क्षेत्र की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर होती है। फिर इसके आगे अब इसमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जानना, यानी महत्वपूर्ण बिंदु, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप वो भाग होते हैं, मैंने बताया है, जो 3 ओर से जल से घिरे होते हैं, उन्हें हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा भारत, ये प्रायद्वीपी भारत है, ठीक, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर, फिर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये 3 ओर से भारत जल से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपी भाग है। और द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप वो स्थान होता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, बीच का उभरा हुआ भाग ये द्वीप कहलाता है। जल के बीच में एक उभरा हुआ स्थान ये द्वीप कहलाता है, और जो जल के चारों ओर से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। फिर भारत में दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय भारत, यानी भारत का जो ये दक्षिणी भाग मैंने अभी बताया है, दक्षिणी भाग ये प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह 3 ओर जल से घिरा हुआ है। तो मित्रों, हमारा जो पहला चैप्टर है आकार और स्थिति, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, इसके आगे के वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।